नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून से खबर आ रही है, आज 2 जिलों में सीएम घोषणाओं की समीक्षा करने वाले हैं। अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की जो घोषणाएं रही हैं उनकी समीक्षा होनी है। सचिवालय में 10 बजे होने वाली बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज शाम 4 बजे कैबिनेट की भी बैठक होगी। हालांकि कैबिनेट के बाद प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी। 1 मार्च से विधानसभा का गैरसैंण में बजट सत्र शुरू होना है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक जो है कई मायनों में अहम मानी जा रही है। देखिए, कुंभ का आयोजन भी एक आपदा आई, फिर वापस से आपको खड़ा होना है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती। और तमाम जो घोषणाएं हैं उस पर कितना काम हुआ, क्योंकि फिर आगे चुनाव भी है। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, हर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में, और शायद ये बात मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। आज की बैठक और समीक्षा के बारे में बताइएगा। चलो, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो घोषणाएं हुई है पिछले 4 साल में, उनकी मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं कि कितना कितना काम उनकी घोषणाओं पर हुआ, कितनी घोषणाओं पर अभी काम बाकी है, और उस पर इस काम को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। कि जो बात आपने कही कि ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में हर स्टेप सरकार का इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि एक तो काम जगह पर कंप्लीट हो, वक्त पर कंप्लीट हो, और दूसरी चीज ये ताकि इलेक्शन में सरकार के पास कहने को बहुत कुछ हो कि हमने जो घोषणाएं की वो तय वक्त पर पूरी भी हुई। और रही बात आज अल्मोड़ा और नैनीताल की, उसका खुद मुख्यमंत्री 18 और 19 फरवरी को दौरे पर रहने वाले नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के 2 दिन का दौरा रहेगा। वहां पर भी वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और तमाम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसके बाद कैबिनेट की बैठक भी आज शाम 4 बजे है, जिसमें हालांकि ब्रीफिंग नहीं होगी क्योंकि सत्र होना है 1 मार्च से। लेकिन इस कैबिनेट को भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि बजट सत्र से पहले की एक कैबिनेट, हालांकि एक कैबिनेट इसके बाद और होगी, पर कैबिनेट को भी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और खासतौर मुख्यमंत्री की जो समीक्षा है अपनी घोषणाओं को लेकर, और फिर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का दौरा, यानी हर तरफ से मुख्यमंत्री इलेक्शन ईयर में अपने आप को कंप्लीट तरीके से सरकार के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक चीज और, क्योंकि इलेक्शन ईयर और फिर कुंभ को लेकर भी कुछ चेंजेस की बातें आ रही हैं, एक इनफाइटिंग भी बहुत बड़ा इशू है। उस पर कोई है कि ठीक है, उस पर किसी तरह का कदम उठाया जाएगा? क्योंकि फिर आगे आपको, आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए और सब कुछ सही है पार्टी में, वो भी जरूरी, क्योंकि कहीं कहीं से हम देखते हैं कुछ विधायक नाराजगी जाहिर करते हैं अपने विकास क्षेत्र को लेकर। बिल्कुल जीनत, मुख्यमंत्री तरफ से जब भी बात की कि न्यूज 18 से उन्होंने लगभग 4 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि कोई भी विधायक हो, उसने कभी उन्होंने किसी से मिलने से ना इनकार किया और हमेशा उनकी बातों को सुना है। तो अब जो बातें हैं, अगर विधायकों को कहीं पर लगता है कि कोई काम उनका नहीं हो पा रहा है या कहीं पर उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई काम होना बाकी है, तो मुख्यमंत्री इसका फिर विधानसभाओं का दौरा भी करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहे हैं जहाँ विधायक भी मौजूद रहते हैं हर जिले के, और उसका मुख्यमंत्री भी विधानसभाओं का दौरा भी करेंगे ताकि जो काम सरकार की तरफ से अनाउंस किए गए या विधायक की तरफ से अनाउंस किए गए जो कंप्लीट हो रहे हैं, यानी 57 सीटों का जो मैंडेट गवर्नमेंट के पास है, वो मैंडेट आगे भी बरकरार रहे और बीजेपी 2022 के इलेक्शन में इसी तरह से रिपीट हो, यही कोशिश बीजेपी संगठन और सरकार की है। जीनत जी, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारियों के लिए। तो कई मायनों में ये बैठक जो है इस वजह से महत्वपूर्ण है। सीएम त्रिवेंद्र की बात करेंगे। राजकीय अस्पताल डोईवाला में कुछ लोगों को फर्जी आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जारी करने के मामले को गंभीरता से उन्होंने लिया और देहरादून के डीएम को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बता दें कि राजेश द्विवेदी ने यह शिकायती पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि राजकीय अस्पताल डोईवाला में अटल आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंप आयोजित किया गया था। इसमें प्रार्थी ने पत्नी और 2 पुत्रों के साथ आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनवाए गए थे। कैंप में मौजूद व्यक्ति ने प्रति कार्ड 70 रुपए लेकर सभी सदस्यों के कार्ड बनाए। जब प्रार्थी ने इन कार्ड का सत्यापन पीएमजेवाई गवर्नमेंट की जो प्रॉपर एक वेबसाइट है उसके जरिए करवाया तो चारों कार्ड फर्जी पाए गए। अब बात चमोली आपदा से जुड़ी हुई कर लेते हैं। 7 फरवरी को आई आपदा के बाद से अब तक 58 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। तपोवन टनल से अब तक 11 शव बरामद हुए हैं। वहीं 58 शवों में से 30 लोगों की शिनाख्त हो गई है। तपोवन टनल से भी लगातार मलबा निकालने का काम जारी है। हालांकि मंगलवार को टनल में पानी आने की वजह से मलबा निकालने का काम रोक दिया गया था और पानी को पंप से निकालने के बाद फिर से मलबा निकालने का काम जारी है और देर रात से फिर तपोवन टनल से मलबा निकाला जा रहा है। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन इस तरह से है कि आप 2 कदम आगे बढ़े तो 4 कदम पीछे भी आना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि फिर मलबा निकालने का काम शुरू हो गया है। ताजा अपडेट्स क्या हैं अभी की? देखिए जीनत, रात 9:30 बजे के आसपास तक जो टनल के अंदर जो पानी था उसको पंप के जरिए निकाला
के बाद लगातार जो सर्च ऑपरेशन है, जो मलबा है उसको निकालने का काम शुरू किया गया है और अभी भी जो मलबा टनल के अंदर है उसको निकाला जा रहा है। इसमें दिक्कतें भी हैं कि जो मलबा अभी तक टनल के अंदर जमा था, क्योंकि वाला मलबा है इसलिए वो लगातार पिघल रहा है और उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में वहां पर पानी भी इकट्ठा हो जा रहा है। तो अभी लगातार दिक्कतें भी आ रही हैं। अभी तक टोटल 100 टनल से बरामद किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर पूरी डिजास्टर में 58 बरामद हो चुके हैं और लगातार चाहे वो तपोवन साइड हो या फिर साइड जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की साइड थी, दोनों स्थानों पर सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सर्च ऑपरेशन जारी है, हालांकि ये कहा गया कि 1 हफ्ते तक अभी ये रहेगा। जो भी अपडेट्स आती हैं हम आपको बताते रहेंगे। उधर चमोली में ऋषिगंगा घाटी में लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास नदी से करीब 60 मीटर की ऊंचाई पर 130 मीटर स्पॉन की ट्रॉली लॉन्च कर दी है। न्यूज़ 18 के सहयोगी सुनील प्रभात ने इस ट्रॉली का भी जायजा लिया। देखिए। प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। यह ऋषिगंगा घाटी है, इस पे भी मंगलवार को तीसरी ट्रॉली लॉन्च कर दी गई। ये ट्रॉली करीब 120 मीटर स्पान की है और 60 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। इससे पहले तपोवन में लोक निर्माण विभाग ने एक ट्रॉली लॉन्च की, उसके बाद जुआघाट में दूसरी ट्रॉली लॉन्च की गई और अब ये तीसरी ट्रॉली ऋषिगंगा घाटी में लॉन्च कर दी गई है। कोशिश की जा रही है कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें हर हाल में जनजीवन को सामान्य किया जाए। यहाँ पर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था और यहीं पे मोटर ब्रिज था जो 7 फरवरी को पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था और इसके ध्वस्त होने के साथ ही जो 13 गांव इस नदी की दूसरी छोर पर हैं उनका संपर्क पूरी तरह से कट गया था। न उनके पास मोटर मार्ग कनेक्टिविटी की कोई व्यवस्था थी और ना ही पैदल मार्ग की। लेकिन इस ट्रॉली के अस्तित्व में आने के बाद अब एक हद तक इन 13 गांवों के लोग, 13 ग्राम सभाओं के लोग आवागमन कर सकते हैं। वो अपनी ज़रूरतों का छोटा मोटा सामान इन ट्रॉलियों के जरिए आर पार ले जा सकते हैं। इसके साथ ही इस पूरी घाटी में बिजली की भी बहाली कर दी गई है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 ऋषिगंगा घाटी, चमोली। तो आपने देखा कितने ही ज़्यादा हमें कहें कि चुनौतीपूर्ण तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है इस जगह पर। चमोली में आपदा के बाद से राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक भी ग्लेशियरों को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। आपदा से बचने के लिए 10 चैप्टर की गाइडलाइन जारी की गई है। देखिए जरा। ग्लेशियर झीलों के टूटने से आने वाली तबाही और बचाव के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के सहयोग से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 10 चैप्टर की गाइडलाइन तैयार की है, जिसमें स्विट्जरलैंड की स्विस एजेंसी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि गाइडलाइन के मुताबिक हिमालयी झीलों का रोजाना सैटेलाइट और दूसरे माध्यमों से इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। पहले चैप्टर में ग्लोफ क्या है और किस तरह की ग्लेशियर लेक्स हो सकती हैं इस बारे में इस बारे में वर्णन दिया गया है। दूसरे चैप्टर में हिमालय क्षेत्र की क्रायोस्फीयर इत्यादि के बारे में बात की गई है। उसके बाद के जो चैप्टर हैं उसमें हमने एक चैप्टर है अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस का। NIH के वैज्ञानिकों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में ग्लेशियर टूटने का डर रहता है उस घाटी और क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियों का भी अध्ययन करने के साथ ही उन क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगाए जाने चाहिए ताकि इस तरह की आपदा से समय रहते बचा जा सके। हमने एक यहाँ NIH में एक स्नोमेल्ट मॉडल डेवलप किया। हमने उसमें से ये निकाला कि कितना उसमें स्नो का कंट्रीब्यूशन होता है, कितना उसमें आइस का कंट्रीब्यूशन होता है और ऊपर की मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं और वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं ग्लेशियर सिस्टम के साथ। ये सब अध्ययन हमने यहाँ किए। ग्लेशियरों का अध्ययन होना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा ग्लेशियर मॉनिटर होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना हमारे ज्ञानवर्धन होगा। एक बात तो जरूर है, चमोली जिले में हुए जल प्रलय के बाद से वैज्ञानिक भी अब सतर्क नजर आने लगे हैं और लोगों को जागरूक करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उधर चमोली आपदा में प्रभावित लोगों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसी हफ्ते उत्तराखंड भी आ सकते हैं। राहुल गांधी प्रभावित परिवारों से मिलेंगे, उनका दर्द बांटेंगे। केंद्र सरकार के साथ भी वो इस मसले पर बातचीत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष अनुराग हृदयेश के मुताबिक राहुल गांधी को पहले ही आना था, लेकिन वीआईपी मूवमेंट की वजह से राहत और बचाव कार्य में असर ना पड़े, इसे देखते हुए राहुल गांधी ने अपना दौरा कुछ दिनों के लिए टाला था। राहुल जी के आने का मकसद यही है
कि भारत की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और वो दल के प्रमुख नेता हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीज़ों की वो जानकारी प्राप्त करें। और पार्लियामेंट भी चल रही है और पार्लियामेंट में उनके जो सुझाव हैं वो बताएं या प्रधानमंत्री से बात करके उन्हें सुझाव दें। टिहरी लेक फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लेक फेस्टिवल का शुभारंभ किया था। इस दौरान क्याकिंग क्नोइंग के साथ कार रैली को हरी झंडी दिखाई उन्होंने। इस मौके पर आर्मी द्वारा हेलीकॉप्टर से स्काई डाइविंग की गई। सीएम ने कहा है कि हम आपदा से भी लड़ेंगे और टिहरी महोत्सव के लिए दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को भी निराश नहीं करेंगे। असमंजस था, लेकिन हमने ये निर्णय किया कि हम आपदा से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए थे उनको सबको निरस्त करके और सादगीपूर्ण तरीके से टिहरी लेक महोत्सव मनाया जाए। बेहद ही सराहनीय कोशिश रही मुख्यमंत्री की कि आपदा से भी लड़ेंगे और फिर पर्यटकों को भी निराश नहीं करेंगे। हरिद्वार कुंभ इस बार सिर्फ 30 दिन का होगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि कुंभ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। बड़े स्नान के दिन कोई ट्रेन नहीं आएगी, साथ ही नई बसों को चलाने के लिए इजाजत लेनी होगी। स्पष्ट है, कुंभ का पीरियड जो है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए थे कि कुंभ का पीरियड कम किया जाए। तो कुंभ का पीरियड 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर दिया गया। ट्रेनों के संचालन के लिए स्पष्ट किया गया कि कोई विशेष ट्रेन आप नहीं चलाएंगे। और जो मुख्य स्नान दिवस हैं, जब शाही स्नान होते हैं, तो उसमें भी रिक्वेस्ट की गई है कि ट्रेन साथ ना चलाएं, लेकिन इवैक्यूएशन के लिए ट्रेन रखें। और अब बात सियासत की करते हैं तो 2022 के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां पार्टी अपनी कमियों पर काम कर रही है, तो वहीं पार्टी के सामने अपने सीनियर लीडर को एकजुट करना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। 2022 में चुनाव होने हैं और इसमें अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में अब हर दल अपना जनाधार बढ़ाने के लिए मंथन करने में लगा है। वहीं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में एंट्री के बाद उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपनी खोई साख को बचाने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। यूकेडी में अंदरूनी कलह को दूर करने की कोशिश की जा रही है और कमियों को दूर करने की बात कर रहे हैं। कि जब हमारे पास सब कुछ है, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारी मोनोपोली है, तो उसको ही हम लोग आगे बढ़ाएं, उस पर हम लोग फोकस करें, उस पर हम लोग प्लानिंग ऐसी बनाएं कि उनको एक्सप्लोर करें। वही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक रह चुके नारायण सिंह जंतवार कहते हैं कि हमारे पास मौका था और हमने उसे कैश नहीं किया, लेकिन 2022 के लिए हम फिर से कोशिश करेंगे और दूसरी रीजनल पार्टी हमारी जगह नहीं ले सकते। हमारी कार्यकारिणी में काफी गहन चिंतन मंथन हुआ है कि हम लोग एक तो अपने संगठन को भी मजबूत करें और साथ में जो यहाँ के प्रबुद्ध जन हैं या जो सामाजिक राजनीतिक अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन सब का भी हम आह्वान करेंगे कि ये प्रदेश के केवल कुछ चंद राजनेताओं का नहीं है। अब 2022 की दौड़ में भले ही कई दल हैं, लेकिन रीजनल पार्टी की रेस में एक वक्त में सबसे आगे रही यूकेडी पूरे दमखम से चुनाव में उतरने की तैयारी में है, लेकिन पहले उन्हें अपने अंदरूनी कलह को दूर करना चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हरिद्वार में एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ दबंग एक युवक को सड़क पर लिटाकर बेरहमी से उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। सिडकुल थाना पुलिस ने फिलहाल वीडियो की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि करीब 2 हफ्ते पहले सिडकुल स्थित कंपनी हीरो मोटोकॉप में कुछ कर्मचारियों का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद कर्मचारियों के 2 गुटों में फैक्ट्री के बाहर मारपीट हुई। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो शायद उसी मारपीट का है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। कोटद्वार में एक नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से स्कूल में हड़कंप मचा हुआ है। छात्र का शव उसके हॉस्टल के कमरे के अंदर पाया गया। 18 साल का जो ये स्टूडेंट था, यूपी के बिजनौर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि लंबे समय से ये जो स्टूडेंट था वो नशे का आदी था।
क्योंकि हमारे यहाँ जो बेसिकली जो ये बच्चा है, ये ब्रॉड आइडिया आया था, इसमें कुछ साइंस नहीं था, इसके हमने चेक किया, इसको पास बीपी रेस्पिरेशन वाइटल साइंस सब गॉन दे, इसके ऑलरेडी डेड था, ब्रॉड डेड था। तो इसकी क्या कारण रहा मृत्यु का, इसके बारे में क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसकी बॉडी को अपने यहाँ मौत में रखवाया, पुलिस में इन्फॉर्मेशन भेजी फर्दर एक्शन के लिए। विकासनगर के यमुना नदी में खनन का कार्य करने दूसरे राज्यों से पहुंचे मजदूरों को अभी तक सत्यापन नहीं कराया गया है इनका, जिसको लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने आशंका जताई इनमें कुछ आपराधिक लोग भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब पुलिस सत्यापन अभियान चलाने की बात कह रही है। पछुवादून में यमुना नदी के साथ सोरना, शीतला और स्वारना नदी में खनन कार्य के लिए बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे हैं। चारधाम सड़क परियोजना पर सुनवाई, दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सड़क की चौड़ाई को लेकर याचिका है। पर्यावरणविद ने सुप्रीम कोर्ट में डाली है याचिका। सड़क की चौड़ाई 10 मीटर करने का समर्थन मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति ने किया है समर्थन। समिति के 26 में से 21 सदस्यों का समर्थन इसे मिला हुआ है।